हेलो गाइस, दिस इज़ केवल पाटिल वेलकम्स यू टू द मशीन डिज़ाइन वर्ल्ड। तो आज हम देखने जा रहे हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फोर्सेस एंड उसके टाइप्स। हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक एंड आज के स्ट्रेस एंड स्ट्रेन टॉपिक्स के नोट्स दोनों भी आपको मिल जाएंगे। ओके, सो हम बढ़ते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की तरफ। ओके, तो फर्स्ट थिंग स्ट्रेस क्या है। ओके, तो मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। ओके, तो हमने फोर्स पढ़ा है। ओके, तो मैंने कोई भी एक बॉडी लिया, ठीक है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पर फोर्स लगा दिया। हम इसको क्या बोलेंगे, तो ये क्या कर रहा है, बॉडी की लेंथ बढ़ा रहा है, मतलब टेंशन फोर्स लिया। ठीक है, तो ये फोर्स मैंने बॉडी के ऊपर अप्लाई किया है, उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी टेंशन फील करेगी और टेंशन फोर्स अप्लाई होगा। नाउ ओके, पी फोर्स। ठीक है, अभी क्या करते हैं, हर एक बॉडी होती है मॉलिक्यूल से बनी होती है, एम आई राइट। इसमें भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, तो हम छोटे बड़े ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो मैं ऐसे 4 मॉलिक्यूल और 3 मॉलिक्यूल ऐसे एक साथ बाहर निकाल लिए और मैंने ये पी उठाया और उसके ऊपर रख दिया। ऑलराइट, अभी आपको पता है मॉलिक्यूल में क्या होता है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। एग्जैक्टली, मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, मतलब ये मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं। आप उसको खींचोगे तो ये भी आपको क्या करेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ यूज करके पीछे आपको खींचेंगे। आप इनको खींचेंगे, मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट को आप ऐसे खींचोगे तो मैग्नेट आपको उसके तरफ खींचता है। वैसे ही इसमें भी मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन करता है। आप मॉलिक्यूल से अलग करना चाहोगे तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, फिर से आपको ऐसे पीछे खींचेंगे। मतलब ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, फिर से आपको एक दूसरे के ऐसे पीछे खींच रहे हैं। तो आप फोर्स पी लगा रहे हो और मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, अंदर फिर से आपको ऐसे पीछे खेल रहा है। मतलब इस फोर्स को ऐसे पीछे खींच रहे, इस फोर्स को ऐसे पीछे खींच रहे, दोनों को ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में पीछे खींच रहे। मतलब क्या होगा, अगर इस सेक्शन को आप ऐसे बीच में से तोड़ दोगे, ऐसे टूटा नहीं है एक्चुअल में वो, मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ऐसे 2 सेक्शन ले लिया आपने, इसको आप इधर खींच रहे हो, इसको ये पी फोर्स इधर खींच रहा है। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे, इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे। और ये जो मॉलिक्यूलर के वजह से, मॉलिक्यूल्स के फोर्स की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो इसके अपोजिट है, उसको बोलते हैं हम रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स वो क्या करता है, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको रेजिस्ट करने के लिए ट्राई कर रहा है। मतलब ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल जो आप फोर्स लगा रहे हो उसको रेजिस्ट कर रहे हो, अंदर खींच रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टिव फोर्स। तो दिस रेजिस्टिव फोर्स बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑन विच दिस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या हो गया, स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या हो गया, रेजिस्टिव फोर्स बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। स्ट्रेस का डेफिनेशन तो समझ आ गया। अब हम इसका मीनिंग भी समझ लेते हैं, बहुत अच्छे तरह से, बहुत सुंदर तरीके से मीनिंग समझ लेते हैं। ठीक है, मतलब स्ट्रेस क्या हो गया, आप फोर्स लगाओगे, मॉलिक्यूल अपना अंदर उसको खींचेंगे तो इस पर एक रेजिस्टेंस अप्लाई होगा, इस फोर्स को एक रेजिस्टेंस अप्लाई होगा, दैट रेजिस्टिव फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। नेवर से स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। वो फोर्स अपॉन एरिया नहीं होता, वो रेजिस्टिव फोर्स अपॉन एरिया होता है। ये सिर्फ एक इफेक्ट है, ये एक्चुअल है कि ये स्ट्रेस हमेशा बॉडी के अंदर पैदा होता है, ये फोर्स बॉडी के बाहर लगता है। जो भी फोर्स लग रहा है बॉडी के बाहर लग रहा है और स्ट्रेस बॉडी के अंदर पैदा हो रहा है। तो कोई तो अंदर वाला फोर्स है, वो उसे क्रिएट कर रहे हो। अंदर वाला फोर्स कौन सा है, रेजिस्टिव फोर्स। राइट, ये ध्यान मेरे को कभी बोलना नहीं है, इंटरव्यू में भी जाओ, किसी वाइवा में जाओ, कभी बोलना नहीं है। अगर स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया बोलोगे, आपके मार्क्स तो गए और आपका सिलेक्शन इंटरव्यू में तो गया। आपको क्या बोलना है, रेजिस्टिव फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ये तो उसका डेफिनेशन हो गया। अब मीनिंग भी समझ लेते हैं। ओके, तो क्या है रेजिस्टिव फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। अभी मैं यही चलो एक दूसरा डायग्राम लेता हूँ मैं। ठीक है, मैंने एक ऐसे ऑब्जेक्ट लिया कोई, तो उस पर 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, नाउ सी ये 1000 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, रेजिस्टिव फोर्स होगा वो, ठीक है, बाकी सब ठीक है। मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया, छोटे छोटे ऐसे
पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। कौन से पार्ट है छोटे छोटे ऐसे, ओके ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया। मतलब क्या किया मैंने, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। कितने छोटे टुकड़े कर दिए, तो मैंने एक टुकड़ा उठा के यहाँ से ले लिया, तो मैंने क्या कर दिया उसको क्यूब्स में कन्वर्ट कर दिया, छोटे छोटे क्यूब्स में कन्वर्ट कर दिया। उसको ऐसे काट दिया मैंने, स्लाइस कर दिया, पूरे छोटे 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 स्लाइस कर दिए, एकदम बारीक बारीक स्लाइस कर दिए। ओके अब देखो क्या हो गया है। ओके तो अब क्या हो गया, उसका एकदम छोटे छोटे टुकड़े हो गए। छोटे छोटे टुकड़े कैसे हो गए, क्यूब शेप के टुकड़े हो गए। मैंने क्यूब शेप के टुकड़े में उसको काट दिया। मैंने कैसे काटा है, तो हर एक क्यूब की जो साइड है वो 1 mm की है। क्यूब की साइड क्या है, 1 mm की है। ओके 1 mm साइड है। ऑल राइट 1 mm साइड है, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, इस ये भी 1 mm है, ये 1 mm है, एरिया क्या होगा 1 mm स्क्वायर है। अभी हर एक क्यूब पर ये जो फोर्स है 1000 न्यूटन, उसमें का कुछ तो फोर्स हर एक क्यूब पर भी अप्लाई होगा। तो लेट्स गेस जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो फोर्स यहाँ पे ऐसे अप्लाई होगा, यहाँ पे वो P फोर्स है। आउट ऑफ दिस 1000 दिस P फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस एरिया, स्मॉल एरिया, और ऑन दिस क्यूब। ओके नाउ लेट्स गेस दिस P is 20 and this is nothing but mm square, right? So now according to this what will be the stress, resistive force upon area। resistive force क्या रहता है, जो अप्लाइड फोर्स है उसके क्या रहता है, इक्वल एंड अपोजिट रहता है। तो अप्लाइड फोर्स क्या हो गया इधर P20, तो मैं लिखता हूँ रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स अपॉन, मतलब ये दोनों में से कोई भी एक, रेजिस्टिव फोर्स और अप्लाइड फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। नाउ व्हाट इज रेजिस्टिव फोर्स 20, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है mm स्क्वायर, मतलब 1 mm स्क्वायर, तो न्यूटन है। ओके तो क्या हो गया, न्यूटन पर mm स्क्वायर। लेकिन ये न्यूटन कितना हो गया, 20 हो गया, राइट। 20/1 क्या हो गया, 20 मीन्स आउट ऑफ 1000 20 न्यूटन फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा है, इस वन साइड पर एक्ट कर रहा है। तो एक क्यूब पर कितना एक्ट कर रहा है, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और 20 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है एक क्यूब के साइड पर। क्यूब की साइड कितने, 1 mm, और उसके एक एरिया पे 20 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है। तो स्ट्रेस का मीनिंग क्या बन जाता है, आउट ऑफ कितना भी आपका फोर्स एक्ट कर रहा हो, कौन से भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा हो, उस टोटल फोर्स में से कितना फोर्स 1 mm साइड के क्यूब के ऊपर एक्ट हो रहा है, दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस मीनिंग क्या है कि आपका फोर्स कौन से भी ऑब्जेक्ट पर कितना भी अप्लाई हो रहा है, आउट ऑफ दैट फोर्स 1 mm साइड क्यूब के फोर्स, 1 mm साइड क्यूब पर कितना, आउट ऑफ दिस फोर्स कितना फोर्स 1 mm साइड क्यूब पर अप्लाई हो रहा है, दैट इज स्ट्रेस। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो साइड है उस पर कितना, तो 1000 में से 20 अप्लाई हो गया, तो 20 क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा। अब क्या बोलेगा, रेजिस्टिव फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। रेजिस्टिव फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या होता है, mm स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो गया स्ट्रेस का, न्यूटन पर mm स्क्वायर। राइट। सो फर्स्ट थिंग आपको ध्यान में रखना है, स्ट्रेस क्या होता है, रेजिस्टिव फोर्स, जो रेजिस्टेंस अप्लाई हो रहा है इनसाइड। जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तब इनसाइड हमेशा स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। तो इनसाइड जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑन विच, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड। एंड मीनिंग क्या होता है, तो एक mm क्यूब, एक mm साइड का एक क्यूब उठा लो इसमें से, उस पर आउट ऑफ दिस अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, कितना फोर्स इस 1 mm साइड क्यूब पर अप्लाई हो रहा है, दैट इज नथिंग बट स्ट्रेस। ओके यूनिट क्या है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्ट्रेस समझ आ गया, ओके ठीक है। अब हम जाते हैं स्ट्रेन के ऊपर। ओके स्ट्रेन तो बहुत इजी है। ओके ये एक कोई तो लेंथ है, ओके हमने यहाँ से फिक्स किया उसको और यहाँ पे उसको फोर्स लगाया, तो क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट यहाँ पर फिक्स किया है, मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, न्यूटन थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट। लेकिन ये क्या है, फिक्स है, तो यहाँ से उसका डायमेंशन नहीं बढ़ेगा। तो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स क्या हो गया, उसका डायमेंशन बढ़कर इतना हो गया, उसका डायमेंशन बढ़कर क्या हो गया, इतना हो गया। तो व्हाट इज नाउ, तो ये L था पहला, व्हाट इज दिस L, लेंथ कितने L बिफोर एप्लीकेशन। नाउ यार P इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे P कितना, हमने 100 न्यूटन अप्लाई किया, इधर 0 न्यूटन था तब ये इधर इतना था। अभी 100 न्यूटन अप्लाई करने के बाद इतना क्या हो गया है,
चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, तो इसको मैं बोलता हूँ L1। ओके, ये L1 है और L न्यू बोल सकते हो आप, ये ओरिजिनल है LO। ओके, ये L न्यू और L1 कर दो। ओके, एंड दिस इज चेंज इन लेंथ डेल्टा एल। तो स्ट्रेन क्या बोलता है, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ, जो भी चेंज इन लेंथ है अपॉन ओरिजिनल लेंथ LO। ओके, नाउ सी चेंज इन लेंथ को मैं ये भी बोल सकता हूँ कि L1 माइनस L0, डेल्टा एल क्या है, L1 माइनस L0 है, सो L1 माइनस L0 अपॉन L0। तो फाइनल लेंथ और L फाइनल भी बोल सकते हो, फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दिस इज नथिंग बट स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होता है, सिंपली चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लेकिन उसमें भी टाइप से। जो आप चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ बोलते हो उसको बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन, उसको क्या बोलेंगे, लीनियर स्ट्रेन, क्योंकि वो लेंथ में चेंज हो रहा है। अगर एरिया चेंज हो रहा है और आप लैटरल चेंज हो रहा है, मतलब आप जब उसका डायमीटर ये D था, जब आप उसका लेंथ बढ़ोगे तो एरिया डायमीटर क्या हो जाए, चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा। देयर विल बी सम डिक्रीमेंट इन डायमेंशन, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा D। ओके, डेल्टा D, देयर सम डिक्रीमेंट, ये डायमीटर पहले इतना था अभी इतना हो गया है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, लैटरल स्ट्रेन। ओके, लैटरल स्ट्रेन का मीनिंग क्या होता है अब, कि चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, मतलब चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। ओके, सो हम बोल सकते हैं D1 माइनस D0 अपॉन ओरिजिनल डायमीटर D0। ऑलराइट, तो ये लैटरल लीनियर स्ट्रेन हो गया। तो स्ट्रेन हम सिर्फ ये लीनियर है तो लेंथ होगा, लैटरल है तो डायमीटर और जो लैटरल डायमेंशन है वो होगा। तो स्ट्रेन का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अगर वो लेंथ में चेंज हो गया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ है, डायमेंशन की जगह पर लेंथ ला लिया तो क्या होगा, वो लीनियर स्ट्रेन होगा। अगर डायमेंशन के जगह पर लैटरल डायमेंशन दैट इज डायमीटर दे दिया तो क्या होगा, वो लैटरल स्ट्रेन होगा। अंडरस्टूड? ओके, सो नाउ व्हाट इज अ यूनिट ऑफ स्ट्रेन। तो हमने इस स्ट्रेस का यूनिट दिख लिया, फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स है न्यूटन में, क्रॉस सेक्शन एरिया mm स्क्वायर में रहता है तो न्यूटन अपन mm स्क्वायर। अब इसका यूनिट क्या होगा, देखो चेंज इन लेंथ है, चेंज इन लेंथ, राइट, चेंज इन लेंथ है तो उसका यूनिट क्या रहेगा, mm। ओके, आई एम जस्ट राइटिंग ओवर है, चेंज इन लेंथ और चेंज इन डायमेंशन mm। अगेन ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ, इस लेंथ का यूनिट क्या रहता है, अगेन mm मीटर, जो भी रहेगा इसका भी mm और मीटर, तो mm कंसिडर कर रहा हूँ तो mm कैंसल, सो वी आर हैविंग नो यूनिट और यूनिट लेस। तो हम क्या बोलते हैं कि स्ट्रेन को कोई यूनिट नहीं है, स्ट्रेन इज अ यूनिट लेस। और जस्ट आगे लिख देते, स्ट्रेन का वैल्यू पकड़ लो, स्ट्रेन का वैल्यू आपका 2.5 आ गया, 2.5 यूनिट, ऐसे आगे लिख देना है, ठीक है। सो स्ट्रेन हैज नो यूनिट और यूनिट लेस, एंड स्ट्रेस का यूनिट है न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, कुछ नॉलेज आप में कुछ नॉलेज मिला है तो प्लीज़ लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व।